बच्चों आज मैं साउंड पे चर्चा करूंगा। इसको 3 पार्ट में हम खत्म करेंगे और जो पार्ट थर्ड होगा वो मेनली एग्जांपल्स जो है बुक में, एनसीईआरटी बुक में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साउंड एक ऐसी चीज है जब बचपन से साउंड आवाज आप सुनते हैं और आप उसमें जवाब देते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बस ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिक्स साइंस कैसे इसको इंटरप्रेट करता है और किस तरीके से आपसे हमारे पास और हम किसी और के पास इसको कम्युनिकेट करते हैं, भेजते हैं, सुनते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले छोटी सी डिस्कशन। यहाँ आप देखिए कि जनरेट कैसे होता है और सुनते कैसे हैं। मोटा मोटी ब्रॉडली मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जनरेट होता क्या है। तो आप देखेंगे साउंड के बारे में, साउंड ऐसे नहीं हो सकती है। कोई भी साउंड जब तक कोई चीज वाइब्रेट नहीं करेगा साउंड जनरेट नहीं होगा। आपको समझ में नहीं आता होगा कि वाइब्रेट के जैसे हवा चल रही है और पत्ते हिल रहे हैं, तो वहां पे जब तक पत्ते हिलेंगे नहीं, थोड़ी सी भी उसमें कंपन नहीं होगी, थोड़ी सी भी वाइब्रेशन नहीं होगी, उसमें सरसराहट की आवाज नहीं आएगी। जब आप हम बोलते हैं तो हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड होता है वो हिलता है और जिस तरीके से हम चाहते हैं, जिस तरह का आवाज निकालना, वो आवाज निकालते हैं। आप घंटी में मारते हैं, वहां से भी उसी ढंग की आवाज निकलती है। तो हर जगह एक न एक कोई न कोई चीज कंपन पैदा करता है। और आवाज, बहुत सारा आवाज हम सुन सकते हैं, कुछ नहीं सुन सकते, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये विदाउट वाइब्रेशन नहीं होता है। और दूसरा, इसको मीडियम की जरूरत होती है। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। मीडियम गैसेस भी हो सकता है, एयर, जिसे एयर कहते हैं, एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, अदरवाइज ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो होता क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉग दिखाया है, ये देख लीजिए, ट्यूनिंग फॉग, इसको ट्यूनिंग फॉग बोलते हैं। इसमें क्या है, जो ये, इसको मैं फिर से बताता हूँ। ये जब हिलता है, ये जो वाइब्रेट करता है, ये जब आप इसको मारेंगे किसी जगह पे तो वाइब्रेट करेगा। यहाँ वाइब्रेशन दिखाया है। अब वाइब्रेट करेगा तो इधर जाता है और इधर आता है, लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट करता है। तो क्या है, इसके चारों तरफ हवा है, यहाँ हवा है, हवा के मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या है, जब वाइब्रेट करता है, जैसे कि आप हाथ में लाएंगे तो हाथ में आपकी हल्की सी चोट लगेगी, उसी तरीके से ये क्या करता है, हवा के मॉलिक्यूल्स को, इसके आसपास ये मॉलिक्यूल्स है मान लिया हवा के, इसको क्या किया, इधर की तरफ धक्का दिया। अब क्या, आगे की हवा तो उसी जगह थी रुकी हुई, तो क्या होता है, ये पर्टिकुलर मान लीजिए इस एकदम जस्ट बगल वाले हवा को इसने कंप्रेस किया या धक्का दिया, ये धक्का दिया और यहाँ पे हवा जैसे कि तैसे है। तो अचानक वहां पे एक कंप्रेशन पैदा होता है, जो ये दिख रहा है, ये पोर्शन पैदा होता है। अचानक जैसे ही स्टार्ट हुआ, अचानक वहां पे कंप्रेस हो गया। सोच सकते हैं जैसे कि आप देखो, साइकिल एक साथ बहुत सारे साइकिल को खड़े कर दो और पहली साइकिल में हल्की सी धक्का मारो, लास्ट वाला साइकिल तुरंत नहीं गिरता है। आप देखोगे एक वेव की तरह चलता है, वो गया, फिर उसके बगल वाला। और ऐसा सोचो कि वो साइकिल, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि साइकिल में स्प्रिंग लगा, वो थोड़ा गिरा फिर वापस आ गया। तो जिस समय वो गिरा और बगल वाले में चिपका, सटा, उस थोड़ी देर के लिए देखोगे कि वहां एक तरह से कंप्रेशन है, फिर ये वापस आ गया और वो बगल वाला साइकिल क्या किया, वो उसके जस्ट बगल वाले को धक्का दिया और फिर उसमें भी स्प्रिंग है, वो वापस आ गया। बात समझ रहे हो मेरा? तो क्या होता है, जब दोनों एक साइकिल एक दूसरे को, कि जिस क्षण में, जिस पल में, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों एक दूसरे से सट रहे हैं, वो कंप्रेशन का टाइम हुआ। और ऐसा हुआ कि फिर वो वापस आया, हट गया। तो वहां पे उस पॉइंट, जिस पॉइंट में कभी कंप्रेशन था, वो देखोगे वहां पे फिर वो एक वैक्यूम बन गया। वैक्यूम यानी कि कुछ नहीं रहा। वो बचा हुआ क्या किया, इसने मारा ये वापस, और साइकिल ए ने बी को मारा और ये फिर वापस आया। जब जिस समय बी को मारा था उस समय कंप्रेशन की बात थी, और क्या है, इमीडिएटली बी आगे की तरफ मुड़ गया।
अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे कि बी जैसे ही आगे मुड़ा तो वहां पे एक खाली जगह बन गया, फिर ये वापस इधर पीछे वाली साइकिल को मारा तो इधर कंप्रेशन बन गया। तो देखोगे कि ये कंप्रेशन और रेफेक्शन जो होता है, मतलब कि कंप्रेस करता है फिर तो भी कंप्रेस करता है बट अलग हो जाता है। तो ये एक चक्र सा है, एक साइकिल की तरह बनता है। तो ये इसकी साइकिल कितना है, जितना बार ये वाइब्रेट करेगा, ये फॉर्क जितना बार वाइब्रेट करेगा, मान लीजिए साइकिल 1 सेकंड में 4 बार गिरा, 4 बार उठा, या 1 मिनट में 10 बार गिरा और 10 बार उठा। ठीक है, साइकिल तो थोड़ी बड़ी चीज है, उसकी कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, उतना ही बार वो कंप्रेस करेगा, उतना ही बार वापस आ जाएगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर वापस आ जाएगा। और इस तरीके से देखोगे कि साइकिल फाइनली लास्ट वाला साइकिल को भी धक्का देके गिरा दिया। इसमें सर्टेन टाइम लगता है, वो स्पीड हो गया कि मान लिया कि यहाँ से 200 साइकिलें लगी हुई है बाएं और 200 साइकिलें दाएं, और सब साइकिल में स्प्रिंग लगा हुआ है। वो कुछ दूर गिरने के बाद वापस आ सकता है, मान लो ऐसा। जितना आप फोर्स लगाओगे, बहुत ज्यादा ताकत लगाओगे तो हो सकता है तो हम जमीन तक गिरे तब वापस आए। तो ये अगेन डिपेंड करेगा कि कितने जोर से हम बोलते हैं या कितने जोर से वाइब्रेट करते हैं। उसका एग्जाम्पल वो, साइकिल को धीरे मारे तो वापस तुरंत आ गया, जोर से मारे तो और नहीं, जैसे कि पेंडुलम को जोर से मारे तो आगे गया और वापस आया फिर काफी पीछे की तरफ। तो उसी तरीके से साइकिल को जोर से मारोगे तो वो बहुत नीचे तक गिरेगा, और उस समय हो सकता है कि 4-5 साइकिलें एक साथ गिरी रहेगी, जितना देर में ये गिर के उठने की कोशिश कर रहा होगा। बट ये मान लीजिए थोड़ी सी ताकत लगा के मारे तो बगल वाले को गिराया और वो वापस आ गया तुरंत, काम का कि आपका कम है। तो हो सकता है कि लास्ट 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 पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि लास्ट वाले साइकिल तक ठीक से वो धक्का पहुंचे भी नहीं। तो ये जो ताकत लगता है, ठीक है, वो जो पावर लगता है, प्लस कितनी बार कितने जोर से आप मारते हैं, उससे वो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी बनती है। तो सिमिलरली आवाज में भी वही है, साउंड में भी वही है। जब हम कोई भी चीज वाइब्रेट करता है तो अगल बगल के मॉलिक्यूल्स के, वो वाटर के हो या कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स, उसको कंप्रेस करता है, वो बगल वाले को कंप्रेस करता है, वो तीसरे को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके फिर वापस आ जाता है। क्योंकि ये कंप्रेस करके जो ये है फॉर्क है, देख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर्क फिर वापस आता है। तो जब वापस आएगा तो उस बीच में गैप बन जाएगा, एक तरफ दबा हुआ है, आगे जो मॉलिक्यूल आगे के मॉलिक्यूल को दबाया और ये पीछे फिर आ गया। तो यहाँ पे एक कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन का एक चेन बनता है, और ये जितना देर तक चलता रहेगा, जितना देर तक कांपता रहेगा, उतना देर तक आवाज उससे निकलती रहेगी और आपके कानों तक इस तरह का वेव बनता रहेगा। क्योंकि आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि इधर ही कंप्रेस हो रहा है और इधर ही आवाज जा रही है। बट ये आवाज ऐसा नहीं है, इसकी आवाज चारों तरफ जाती है। आप ऐसा नहीं है, इधर भी सुन सकते हैं, 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 बट इधर ही कंप्रेशन हो रहा है और इधर ही प्रोपगेशन हो रहा है, माने इधर भी सुन सकते हैं और इधर कंप्रेस। क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन घंटी का है। जो बेल बेल बजाएंगे तो बेल में क्या, चारों तरफ आवाज जाती है? तो हर डायरेक्शन में ही आवाज भी जाती है, और उसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स का अप एंड डाउन। मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मॉलिक्यूल्स इधर जाता है, फिर जब वो कंप्रेशन जब होता है तो ये इधर जाता है और फिर इधर वापस आ जाता है। ठीक है, जिस तरह से ये वाइब्रेट करेगा उसी ढंग से वापस आता है, अपने ही पोजीशन से राइट और अपने ही पोजीशन से लेफ्ट वो मूव करता है। थोड़ा दूर गया फिर थोड़ा दूर वापस आ गया, फिर गया फिर वापस, इस तरीके से वापस आता रहता, जाता रहता है। तो ये जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है साउंड, उसी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होता है। तो इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, आगे डिस्कस किस पे करेंगे। तो ये चूंकि आप फॉर्क को बजाएंगे तो चारों तरफ आवाज आती है, बट नेचुरल नॉर्मल फॉर्क में क्या होगा, जिधर नॉर्मल फॉर्क लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा तो लेफ्ट एंड राइट में ज्यादा आवाज होगी, अपर डायरेक्शन में कम होगा। लेकिन कोई ऐसा चीज, गोला चीज आप बजाते हैं तो अपर डायरेक्शन में भी होगा, नीचे डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, इसमें भी ऐसी नहीं कि आवाज ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन उस जब आवाज ऊपर जा रही है उस समय ऊपर के मॉलिक्यूल्स को भी कंप्रेस कर रहा है। ये मत समझो कि कंप्रेस इस राइट साइड में कर रहा है, आवाज उधर जा रही है, ऐसा नहीं है। वो ये इसकी थोड़ी सी वाइब्रेशन ऊपर की तरफ होगी तो उसे थोड़ा
ऊपर का जो मॉलिक्यूल होगा, हवा का ऊपर का मॉलिक्यूल, उसको भी कंप्रेस करेगा एंड अपर डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अपर डायरेक्शन में जब साउंड का मूवमेंट हो रहा है उस समय भी आवाज थोड़ा कम होगी, क्योंकि उधर उधर प्रेशर कम पड़ रहा है। और लेकिन जो साउंड का प्रोपगेशन और कंप्रेशन सेम डायरेक्शन, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। तो चलो आते हैं, काफी लंबा इसी पे बात। तो क्या है प्रोपगेशन ऑफ साउंड? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मैंने बात कर दी। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, अभी मैंने बात किया। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कहीं भी हो सकता है। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. This is called compression। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये कंप्रेसर वाला पोर्शन है, देख लो जहां पे कंप्रेस कर रहा है। और this compression starts to move away from the vibrating object. When the vibrating object moves backward, जब पीछे की तरफ आता है, it creates a region of low pressure called the rarefaction। ठीक है। सो कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। यहाँ पे प्रेस किया, क्योंकि पहले वाला उसी जगह था मॉलिक्यूल और दूसरा वाला कर रहा है। बाद में जब स्टार्ट किया उस समय तो उसी जगह था, लेकिन बाद में क्या होता है, वो भी पीछे आता आगे जाता, पीछे आता आगे जाता, पीछे आता आगे जाता। ठीक है, सॉरी। तो प्रोग्रेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज एज ए प्रोग्रेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन एंड प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। डेंसिटी वेरिएशन एंड प्रेशर का वेरिएशन कर रहा है, कहीं पे प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। ठीक है, आगे आता है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर? तो अभी जो डिस्कशन किए उसको ही हम लोगों ने यहाँ एलेबोरेट किया है कि किस तरह से इस आंसर को लिखेंगे। When an object vibrates, it sets the particle of the medium around it vibrating, around it, what to be noted। इसके चारों तरफ, सब तरफ के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे। अब ये है कि कोई वर्टिकल चीज है तो अगल बगल में ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ कम होगा। बट कोई गोला चीज है तो चारों तरफ होगा। बट जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा उसी डायरेक्शन में साउंड प्रोपगेट करेगा। बस इतना ही ध्यान रखना। The particles in the medium in contact with the vibrating object displaced from its equilibrium position, जहां पे शांतिपूर्वक बैठा हुआ था, तुमने मारा धक्का और वो मूव करना शुरू किया। It then exert force on the adjacent particles. After displacing the adjacent particle, the first particle जिसने पहला धक्का दिया वो वापस आ जाता है। ठीक है, और medium comes back in its original position. This process is continued in the medium till the sound reaches your ear। पिछला फोटो भी देखोगे तो बात समझ में आएगी। आ गया। why are sounds waves called mechanical waves? मैकेनिकल वेव्स इसलिए कहते हैं कि इसको मीडियम की जरूरत होती है, लाइट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वो वैक्यूम में जो आसमान में आपकी जो लाइट ट्रेवल करता है उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, बट इट नीड्स मीडियम। तो इसीलिए इसको द साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल बिकॉज दे नीड ए मटेरियल मीडियम, कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। ठीक है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, will you be able to hear any sound produced by your friend? No, you will not be able to hear because there is no medium। वो चिल्लाता रह जाएगा और तुम कुछ सपोर्ट नहीं करोगे, उसे इशारा से ही बात करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, जो मैंने अभी बताया, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वो रेफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन का डायरेक्शन जो है वो एक होता है। जैसे कि साउंड वेव, साउंड वेव क्या होता है, इन दिस वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द मीडियम मूव्स इन द डायरेक्शन। जो पार्टिकल्स का जो जो उसका मीडियम है जिसमें वो प्रोपेट कर रहा है, वो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। तो these waves are individual particles of the medium move in the direction parallel to the direction of propagation of the disturbance। The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate। आगे पीछे करता है। मैंने कहा जो साइकिल में यदि स्प्रिंग लगा दो, वो गिरा वापस आया, स्प्रिंग लगा रहेगा, फिर बैक लेफ्ट की तरफ झुका, फिर राइट की तरफ झुका, और राइट वाले को राइट वाले साइकिल को धक्का दिया और फिर वापस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में साउंड का प्रोपगेशन होता है।
जैसे हाउ ए साउंड वेव प्रोपगेट्स, हेंस द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव इज द वे इन व्हिच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स about their mean position in direction perpendicular to the direction of a wave propagation। इसको ऐसे समझो, एक रस्सी को तुम बांध दो कहीं से और उसको ऊपर नीचे हिलाओ तो देखोगे वो एक इस तरह का वेव बनता है, ठीक है, ऊपर नीचे जाता है। तो ये जो तुम्हारा फोर्स है, जो तुम लग रहा है तुम्हारा पार्टिकल मूवमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट के है, बट वो क्या है? द ट्रांसवर्स इन व्हिच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव देयर मीन पोजीशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव जो बन रहा है ये आप तुमको राइट जा रहा है, बट रस्सी क्या हो रही है? ऊपर नीचे कर रही है। रस्सी का वो रस्सी देखोगे किसी पॉइंट पे जो जो रोप है वही वो नीचे आ जाता है फिर ऊपर चला जाता है, वो इस तरीके से ऊपर नीचे आता है। कुछ देर बाद ये यही पोजीशन नीचे आ जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकली अप्स एंड डाउन्स होता है उसके पार्टिकल्स, बट उसका वेव जो प्रोपगेट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है और ये ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन इसमें देखो ये दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ये ट्रांसवर्स वेव का फोटोग्राफ हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, क्या क्या है? जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन। देखो यहाँ पे ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो कि जहां सबसे कम प्रेशर बन रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उससे और उसके बीच में करोगे तो भी वो वेवलेंथ होगा। यहाँ से यहाँ, ये देखो यहाँ पे वेवलेंथ दिखाया, ठीक है। तो the distance between two consecutive compression and two consecutive refraction is rarefaction is called wavelength। the wavelength is usually represented by lambda से करते हैं, इसका यूनिट है क्योंकि ये तो लेंथ है इसलिए मीटर में है। यहाँ से दो कंप्रेशन के बीच में करेंगे या दो रेयरफैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल। ताकि वो देखोगे कि जो वाइब्रेट कर रहा है वो तो ऐसा नहीं है ना कि उसके एक फ्रीक्वेंसी एक माने एक लेंथ है बाएं से दाएं जाने का, वही वो लेंथ यहाँ है, वो उसी लेंथ के अंदर वो रिफ्लेक्शन भी होगा और कंप्रेशन भी होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स इट ऑसिलेट। एक सेकेंड में वो जितना बार आगे पीछे वो कर रहा है, घंटी है तो कितना आगे पीछे कर रहा है एक सेकेंड में। वो साइकिल जो हम बता रहे थे, साइकिल एक सेकेंड में कितना लेफ्ट एंड राइट जा रहा है, कितना बार लेफ्ट गया कितना बार राइट गया, एक साइकिल एक पूरा कंप्लीट कर रहा है लेफ्ट से राइट। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द frequency of the sound wave, it is usually represented by, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। द टाइम और टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगता है वो उसका टाइम पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उल्टा हो, एक ही गई का अपोजिट हो गया। कैसे? कि एक सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी कितना बार ऑसिलेट करता है, या उल्टा ये कहो कि एक का टाइम पीरियड क्या है, तो उससे तुमको एक सेकेंड में कितना बार वो ऑसिलेट करता है वो निकल जाएगा। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द साउंड। इट रिप्रेजेंटेड बाय टी और इसको सेकेंड में कहते हैं। ये हर्ज, फ्रीक्वेंसी को हर्ज में बोलते हैं ऐसा यूनिट, और इसको सेकेंड में करते हैं। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t या t इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड में जितना बार वो ऑसिलेट करेगा वो उसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी का कुछ टाइम पीरियड होगा, है ना। तो वो एक उल्टा हो जाएगा, जैसे कि एक बार में एक सेकेंड में कोई 10 करता है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? एक मिनट में 10 बार करता है मान लिया, या एक सेकेंड में 10 बार करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी 10 हो गया, तो टाइम क्या हो गया? एक का 1/10 सेकेंड। नेचुरल है, तभी तो एक मिनट एक सेकेंड में 10 बार करेगा। तो एक दूसरे का इन्वर्स है। तो यहाँ पे देखते हैं एम्पलीट्यूड
इस तरह से निकालते हैं। अब मीन पोजीशन से जितना अब एम्पलीट्यूड बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ भी देख लीजिए वेवलेंथ ये है दो पिक के बीच में या दो डिप यानी कि रेयर फ्रैक्शन वाला पॉइंट है ये डिप पॉइंट, ठीक है। बहुत बार इस सब का लेंथ इक्वल होता है, जैसे कि यहाँ से जो इस जगह पे लेंथ होगा, देखो राइट साइड के फिगर में देखो, ये जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू दिस। यानी कि कहीं एग्जाम में कुछ को दिया होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो तुमको ये मान लो मेरे भाई कि जो ए सी होगा इक्वल टू बी ई होगा इक्वल टू सी एफ होगा इक्वल टू डी जी होगा, सब इक्विवेलेंट टू वेवलेंथ है। Normally, for the definition, it is the distance between the compression, consecutive compression, or consecutive rarefaction, or peak, consecutive peak, और consecutive dip. But यदि इसके मीन पोजीशन को भी लेंगे, ये मीन पोजीशन हो गया, क्या उतना ही ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो भी ए और सी, ए सी जो है दैट विल बी इक्वल टू दोनों डिप, दोनों पिक का बीई, या दोनों डिप का यानी रिफ्रैक्शन का सी सी डी जी या सी एफ, सब इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। उसके बाद साउंड के कैरेक्टरिस्टिक में है पिच। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच। मतलब कि जितना ही तेजी में वो वाइब्रेट करेगा उतना ही अधिक उसका पिच होगा। किसी कोई गाना वाना का पिच बोलता है कि ज्यादा है, तो समझ जाओ कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एम्पलीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, ये एम्पलीट्यूड पावर पे डिपेंड करेगा मेरे भाई, क्योंकि वो जो एम्पलीट्यूड है जो कि जितना कितना हाई जाएगा, वो कितना जोर की आवाज होगी, ठीक है ना। दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इज आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। मीन वैल्यू मतलब कि जो मीन वैल्यू है जो कि जीरो भी नहीं है और हाई भी नहीं है, बीच वाले वैल्यू से जितना हाई ऊपर जा रहा है, जो पीछे में दिखे जो कि मीन वैल्यू से ऊपर जा रहा है, वो एम्पलीट्यूड है। यानी कि जैसे कि यहाँ से यहाँ ये कंप्रेशन वाला पॉइंट है, ये रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, तो मीन से वैल्यू से ये जो है एम्पलीट्यूड है। राइट साइड में जो फिगर बना रहे हो देखो, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इटली जीरो, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए साउंड इट्स यूनिट विल बी द डेंसिटी और द प्रेशर। प्रेशर जितना ही अधिक होगा, जितना ही फोर्स लगाओगे, पावर लगाओगे, उतना ही ज्यादा इसका प्रेशर होगा। इट as it moves away from the sound, its amplitude as well as loudness decreases. तो एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से जितना हाई गया या जितना लो आया, नीचे भी ये भी एम्पलीट्यूड होगा मीन पोजीशन से। यानी कि जहां से ये पार्टिकल मूव के इधर कंप्रेस किया फिर वापस आया, तो ये यहां से यहां और यहां से यहां, ये इसके एम्पलीट्यूड है, या तो लेफ्ट गया या राइट गया। दोनों में जितना मैक्सिमम अपने जो पोजीशन था स्टैंडर्ड पोजीशन से राइट की तरफ जितना मूव किया और लेफ्ट के साथ दोनों इक्वल होते हैं। तो जो दोनों इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में जो लेफ्ट जाए या राइट जाए वो एम्पलीट्यूड हो गया। मीन पोजीशन हुआ जहां इक्विलिब्रियम में रहा, जहां वो साइन तो बैठा था, ठीक है। टोन क्या है? साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। यदि तुम बोलते हो जब गाना गाते हैं या गिटार बजाते हो तो उसमें बहुत सारे तारे देखते होगे, हर तार का अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलता है, तो उस तरह से एक आवाज बनता है गाना। तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होंगे, बट यदि सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो उसको हम लोग टोन करते हैं। सो द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द नोट एंड इज प्लीजेंट टू लिसन। उसमें मोर देन जो नोट है, टोन उल्टा है, नोट दूसरा है। नोट जो है उसमें मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो आगे आते हैं, आगे ये लंबा जा रहा है। Which wave property determines loudness? The loudness of sound determined by the amplitude of the sound. अभी मैंने कहा कोई भी वो
वाइब्रेट कितना, लाउडनेस कितना है मीन पोजीशन से, एम्पलीट्यूड कितना है मीन पोजीशन से कितना आगे जाता है, तो कितना अधिक जाएगा, जितना ही मैंने कहा साइकिल को बहुत जोर से गिराओगे तो हो सकता है वो जमीन के नजदीक तक जाए और तब उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है तब वापस आए। तुम घंटी को बहुत जोर से बजाओगे तो क्या होगा कि जो वाइब्रेट करेगा वो वाइब्रेशन अपने जो जहाँ पे चुपचाप खड़ा था पहली बार जब तुमने घंटी मार में धक्का मारी थी, जब उसको हैमर से मारी थी, उस समय जो मीन पोजीशन वही है, शांत पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब उसमें धक्का मारा तो वो पहले बाएं मैंने तो फ्रंट से मारा तो पीछे की तरफ गया, आगे आया। तो मीन पोजीशन से कितना, जितना ही जोर से मारोगे उतना ही होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड वही है मेरे दोस्त, एम्पलीट्यूड वही है, तो वही लाउडनेस है। जितना जोर से जितना पावर लगाओगे लाउडनेस उतना ही बढ़ेगा। तो लाउडनेस तक ऑफ साउंड इज डिटरमिन बाय द एम्पलीट्यूड। देख लो जो एम्पलीट्यूड है वो उसका लाउडनेस है। लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। और कान को जो पता चलता है लाउडनेस से ही पता चलता है ना। तो वो एम्पलीट्यूड से पता चलता है कि बहुत जोर से आवाज आ रही है कि धीरे से आवाज आ रही है। द पिच ऑफ a sound is determined by the frequency of vibration of sound producing source। पिच इज क्या है, पिच इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। गेस which sound has a higher pitch, guitar or car horn? Car horn is a higher pitch than guitar because sound produced by former is more shrill than the guitar। मैं इसको दावे से कह सकता हूं एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को बहुत इंटेलिजेंटली नहीं प्लेस किया है, बट नॉर्मल कोर्स में दिस आंसर इज करेक्ट। बट कोई आदमी, क्योंकि गिटार में अभी मैंने बताया 5 तारे होती है, हर की फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। एनसीईआरटी के प्रोफेसर इसको सुन ले। कभी कभी मैं चैलेंज देने की स्थिति में भी आ जाता हूं, मैं क्या करूं। तो गिटार की जो फ्रीक्वेंसी है मैंने यहाँ दिखा दिया। गिटार की फ्रीक्वेंसी है हायर पिच हायर मतलब हायर फ्रीक्वेंसी। तो गिटार की जो तार बजती है, ठीक है ना, वो उसका 82 हर्ट्ज से लेके 329 हर्ट्ज तक स्टैंडर्ड होता है। और कार का कितना होता है 420 टू 440 एंड 340 टू 370। ठीक है। अब बहुत बार क्या है नॉर्मली होता है, बट कार के हॉर्न को एकदम तुम धीरे से बजा दो, हल्का बजा दो, स्लाइटली प्लेस कर दो स्लाइटली, तो क्या होगा जो इसका 329 वाला हर्ज वाला से वो मैच नहीं करेगा, ज्यादा हो जाएगा। गिटार का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि गिटार की एक फ्रीक्वेंसी नहीं है मेरे दोस्त, गिटार की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ये कहाँ की क्वेश्चन है। बट नॉर्मली तुमको आंसर यदि देना है तो देना है कि कार के बहुत ज्यादा आवाज करता है, देखते हो फ्रीक्वेंसी उसमें श्रील आवाज ज्यादा होती है, तो वो तुम लिख सकते हो कार। बट कार जो नॉर्मली गिटार इज नॉट ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखते हो वो चले जाओगे अंग्रेजी गाना सुनोगे तो कितने जोर जोर से बजाता रहता है, कान खराब होने लगता है। बहुत बार वो कार के हॉर्न को भी फेल कर देगा, क्या करोगे, रहता है ना। चलो आगे आते हैं। बट नॉर्मली आंसर इज दैट कि कार हॉर्न इज मोर हायर पिच देन गिटार। अब स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड क्या होता है, इसको जब निकालोगे तो स्पीड क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। जितना उसका वेवलेंथ है और जितना बार वो एक सेकंड में वाइब्रेट कर रहा है, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा पता चल जाएगा। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अभी 11 ही हुआ है भाई, फटाफट करना है। The speed of sound remain almost the same for all frequency in a given medium under the same physical condition। फिजिकल कंडीशन सेम हो, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर ये सब एक ही हो, तो एक पार्टिकुलर मीडियम में साउंड की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एयर है तो एयर, अब कहीं एयर गर्म हवा है कहीं ठंडी हवा है तो चेंज हो सकता है, जान लो मेरे दोस्त। तो फिजिकल कंडीशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। लोहे में कर रहा है, जैसे कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ क्या होता था, एक नदी थी उसके किनारे और मेरा हॉस्टल था। तो मॉर्निंग में
हमारे उस स्कूल के हॉस्टल से 30 किलोमीटर दूर रेलवे पुल था, ब्रिज, रेलवे ब्रिज। तो मॉर्निंग में जब ट्रेन क्रॉस करती थी तो हम लोगों को यदि वहां पे बैठे रहते थे तो मेरे हॉस्टल के एकदम नजदीक में था आ, वो जो नदी, पतली नदी थी, उस गंगा नदी का पानी उसमें आता था, गंगा नदी का वो ट्रिब्यूटरीज था। तो उसकी आवाज यहाँ तक आता था मॉर्निंग में, लेकिन और उस समय नहीं आता था। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि वो इसका स्पीड खराब हो गया, बट क्योंकि दिस इज ड्यू टू मीडियम, उसके आगे में चर्चा करेंगे हम कि उस समय क्या था, हवा थोड़ी ठंडी होती थी, पानी के पास का जो पानी जो ये है क्या कहते हैं, पानी के ऊपर जो हवा है वो रिस्पेक्टिवली ठंडी होती थी, तो प्रोपेशन अफेक्ट करता था। लेकिन नॉर्मली यदि कंडीशन एक ही होगा, ठीक है, कोई मीडियम कुछ भी हो, उसका स्पीड एक ही होगा। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन लिक्विड, जान लो क्यों, कि यदि ट्रेन की आवाज तुम्हें सुननी है बहुत दूर, जहां ट्रेन चल रहा है, तो हो सकता है 10 किलोमीटर दूर यदि ट्रेन के पटरी पे जो रेलवे के रेल है उस पे कान लगाओगे तो यू विल हियर द साउंड ऑफ द ट्रेन, बट ऐसे खड़ा हो जाओगे तो नहीं सुनाई दे पाएगा। तो सॉलिड में ज्यादा दूर तक जाती है आवाज, ट्रेवल फास्टर एंड लॉन्गर, एंड फास्टर गैस और लिक्विड में उसे कम और गैसेस में उसे कम। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हायर देन दैट ऑफ लिक्विड, which mean that the particles are closer together, sound can be transmitted more easily। क्योंकि जब साउंड को तुम धक्का देता है, साउंड एनर्जी तो उसके आगे पीछे होने में भी बर्बाद होती है ना मेरे दोस्त, होती है कि नहीं होती है? तो वो, और उसको अब जो गैसेस है उसका जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, थोड़ा दूर पे होगा, तो उसको देने में और टाइम लगेगा, तो स्लोअर होगा ना। और एकदम बगल में तुरंत उसने दिया, दूसरे उसने पास किया, तुरंत उसने पास किया, तुरंत दूसरे पास किया, फटाफट पास करते हुए बड़ी तेजी से निकल गई है, और बहुत दूर तक भी चली जाती है, क्योंकि उसको जो जो पार्टिकल की जो मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूवमेंट बहुत कम गया, तुरंत उसने बगल वाले को धक्का दी और फिर वापस। तो इसमें अपना जो एनर्जी लॉस है वो भी कम होता है। भाई किसी को तुम हिलाओ दुलाओगे तो उसमें भी तो एनर्जी खर्च होगा, ऐसा थोड़ी खत्म हो जाएगा। अदरवाइज तो तुम यहाँ से बोलते हैं तो ब्रह्मांड में चला जाता, कहीं पे अमेरिका में तुम्हारी आवाज चली जाती, वो जाके कहीं खत्म होता है ना दोस्त। क्योंकि वो एनर्जी वो जो पार्टिकल का मूवमेंट है, अब वो पार्टिकल के मूवमेंट में भी तो एनर्जी अपना, उसका कोई मास होगा, उसमें भी उसको गर्म होगा, या वो कुछ एनर्जी उसमें भी लगता है, एक दूसरे से टकरा के भी उसका फ्रिक्शनल एनर्जी खत्म होगी, माने कुछ एनर्जी और अब्जॉर्ब भी करेगा, कुछ ट्रांसफर करेगा, तो कुछ दूर तक चल ट्रेवल करता है। बट सॉलिड में क्या है, एकदम बगल अगल में तुरंत दिया, फिर तुरंत दिया, फिर तुरंत दिया, फिर तुरंत दिया, तो फास्टर, यू मूव फास्टर, समझ गए, और लॉन्गर भी, क्योंकि इसमें तुरंत वो एक पार्टिकल को अपने मीन पोजीशन से बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जरूरत पड़ता है, इसलिए एनर्जी लॉस कम होता है। तो काफी देर तक वाइब्रेट करेगा तो काफी दूर तक आवाज चली जाएगी, ठीक है। वो फटाफट 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 देता चला गया आगे तक, उसी पर्टिकुलर टाइम में वो काफी दूर तक आगे तक वो आवाज दे देती है, ठीक है। The speed of sound also depends on the temperature of the medium. The hotter the medium is, the faster the particle moves, and therefore the quicker the sound will travel through the medium. रीजन वहां पे क्या है कि वो बहुत तेजी से मूव करता रहता है, क्योंकि हॉटर है, सो सम एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी है, जान लो, ऐसे समझो, कुछ एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी है मूवमेंट का, जो तुमने अभी साउंड को क्या किया, मूव कर दिया, लेकिन उसमें मूव, जैसे कि साइकिल पहले ही से हिलता रहता तब तुम मारते, साइकिल को पहले ही से हिलाते, अपने आप हिलता रहता, हवा से या किसी रीजन से वो हिल रहा है, या कुछ और चीजें जिससे हिल रहा है, और फिर एक तुमने मारी तो और थोड़ा बगल वाले को तेजी से मारेगा, ठीक है ना। The sound also depends on the temperature of medium. The hotter the medium, the faster the particles move, and therefore the quicker the sound will travel through the medium. When we heat a substance, the particle in that substance have more kinetic energy and vibrate or more faster. भाई उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी था, कुछ एनर्जी तुमने साउंड के माध्यम से दी, तो फटाफट दोनों जुट के थोड़ा तेजी से बढ़ा, ठीक है। Sound waves are pressure waves. The speed of sound will therefore be influenced by the pressure of the medium through which it is traveling. At sea level, the air pressure is higher than high up on a mountain. Mountain में क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, ऊपर जैसे जैसे हवा जाओगे तो हवा की डेंसिटी ऊपर के ऊपर में कमता है, पता है ना, तुम लोगों को पता होगा। साउंड विल
ट्रेवल फास्टर एट सी लेवल, सी पे जो है ना साउंड ज़्यादा तेजी से जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर तुरंत बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो अगल बगल वाले को प्रेशर करेगा, तो वो इट विल मूव फास्टर। और डेंसिटी कम कम होगा तो दूर दूर पार्टिकल होंगे, तो दूर दूर जो पार्टिकल अभी देखना है, दूर दूर जो पार्टिकल होता है तो बगल वाले को प्रेशर करने में उसको टाइम लगता है, तो इसका टाइम जब लगा तो स्लोअर हो गया, नेचुरल है स्लोअर हो गया है। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ तो बराबर रहा, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ उसका घट गया, तो स्पीड उसका कम जाएगा, क्योंकि उसी पार्टिकुलर टाइम में वो जितना बार आगे पीछे करता है वो कम जाएगा, क्योंकि वो डेंस नहीं है, वो थोड़ा हवा या जो भी मीडियम है वो थोड़ा दूर दूर है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर है, क्योंकि लेसर डेंस है, एयर एयर जो लेसर डेंस है। बढ़िया से इस बात को समझाओ कि जब वो सॉलिड में क्या होता है, एकदम सब पार्टिकल्स हम नजदीक होते हैं, नजदीक होते हैं तो उसके वो तेजी से वाइब्रेट करता है, फ्रीक्वेंसी काफी हाई होता है, जल्दी से किया, और अब जितना ही एम्पलीट्यूड क्या है, जितना ही दूर तुम मारोगे उतना आगे पीछे करेगा वो वेवलेंथ, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स में वो फ्रीक्वेंसी, इसीलिए क्या करते हैं लोहे का बेल इस्तेमाल करते हैं, आप पत्थर के बेल मारोगे तो आवाज इतना दूर नहीं जाएगी, है ना, तो क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई वेवलेंथ इक्वल भी रहा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा और दूर तक जाएगा, ठीक है। व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव। अभी पूरा डिस्कशन किया कि वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। Frequency, the number of complete oscillation per second is known as the frequency of sound. It measured in hertz. Amplitude, the magnitude of maximum disturbance in medium on either side of the mean value is called the amplitude और the wave। और टाइम पीरियड क्या है, the time taken for one complete oscillation। मान लीजिए कि जीरो से और फिर उसी जीरो तक आने का, यानी कि मीन पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पे आने का, या कंप्रेशन से फिर वापस कंप्रेशन तक आने का, ठीक है ना, इसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका सेकंड यूनिट, ऐसा यूनिट सेकंड में होता है। हाउ आर द वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिलेटेड टू स्पीड, ये तो पता ही है, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ तुम सीधा से फॉर्मूला पे निकाल लोगे। आगे, ए पर्सन इज लिसनिंग ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ द साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़ने का है दोस्त। इसमें दिया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 500 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकेंड में क्या कर रहा है 500 बार वो वाइब्रेट कर रहा है, 500 बार एक सेकेंड में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो फिर से। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। द टाइम इंटरवल क्या होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, अभी तो पढ़े, या फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टी। तो इसमें 450 मीटर जो 450 मीटर का क्या जरूरत है। अरे कभी कभी दोस्त कंफ्यूज करने के लिए भी कुछ पॉइंट दी जाती है, तो यहाँ इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें देखना है सारे फार्मूला पे तो ये नहीं करना है कि क्या पूछ दे रहा है और क्या मांग रहा है, और कौन कौन पैरामीटर जो मांग रहा है उसके लिए कौन कौन पैरामीटर चाहिए। तो देखोगे तुरंत ये तो टाइम पीरियड मांग रहा है यार, क्या टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन, ये टाइम पीरियड हो गया। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में टाइम क्या है, तो दैट इज टाइम पीरियड। आ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो 1 बाई टी से निकल जाएगा दोस्त फटाफट। तो 450 मीटर क्यों दिया है, वो किसी काम का नहीं है, आगे मैंने यही लिखी है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग each second through unit area is called intensity of the sound, ठीक है। साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। जिस तरह से प्रेशर निकालते हो उसी तरीके से साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, ठीक है।
पर यूनिट एरिया में जो साउंड एनर्जी होगा उससे उसको पता चलेगा तुम्हारा कि कितना उसमें उसका इंटेंसिटी है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो लाउडनेस क्या है, अभी तुमको बताया, आवाज जितनी जोर से होगी तो दैट इज एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी क्या है, साउंड पावर पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड करोगे पावर को, साउंड के पावर को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो उसका इंटेंसिटी निकलता है। तो लाउडनेस का मेजरमेंट क्या है, डेसिबल्स है। लाउडनेस जो होता है उसको डेसिबल में मानते हैं। इंटेंसिटी इज मेजर इन वाट पर स्क्वायर मीटर, नेचुरल है। एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, तो मीटर स्क्वायर। लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर्स। इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर्स। लाउडनेस जो है वो, तुम किसी को लाउड मान रहे हो सकता है कोई और आदमी उसको लाउड नहीं मानता है। होता है ना, देखते हो वेस्टर्न म्यूजिक लोग सुनता है वो लाउड नहीं मानता है, लेकिन हमको, बहुत सारे लोगों को हो सकता है तुमको भी अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, बट वो लाउड नहीं लगता है। बहुत लोग, दोस्त लोग हॉस्टल में चिल्ला चिल्ला के आपस में बात करते हैं तो लाउड नहीं लगता है। लेकिन चलो जाओगे किसी साधु महात्मा किसी आश्रम में उतना जोर से बोलोगे तो लाउड लगता है। सो द लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, ये जान लो। बट इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ, ये तो है पावर पर यूनिट एरिया। इसे कान से और उससे कोई मतलब नहीं। लाउडनेस इज सब्जेक्टिव क्वांटिटी, इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, नेचुरल है। लाउडनेस किसी को लाउड ज्यादा लग रहा है, किसी को कम लग रहा है। कान से जिसको कम सुनाई देता है उसको बहुत जोर से भी बोलोगे तो बट उसको कम लिए कम, मेरे दोस्त, ओहो, उसको बात बात समझाने की जरूरत पड़ रही है। तो लाउडनेस जो है इट इज अ सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन। वो तुम हम बताते हैं कि लाउड है कि नहीं है ना। बट इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो तो पावर पर यूनिट एरिया ये हमेशा बराबर आएगा। तुम्हारा कान हो, राम का कान हो, श्याम का कान हो, हाथी का कान हो, कुत्ता का कान हो, किसी का कान हो। चलो आगे आते हैं। In which of the three media, air, water or iron, does sound travel the fastest at a particular Q temperature? The speed of sound depends on the nature of the medium. Those sound travel faster in the solid, its speed decreases in liquid, and it is slowest in the gaseous. Therefore, for given temperature, sound travel faster in iron. Simple question, फटाफट जवाब देने वाला। अब आगे आते हैं। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। मस्ती में पढ़ो, दिमाग खोल के पढ़ो, और जहाँ मेरे में समझ में आए उसको अप्रिशिएट करो, शेयर करो, और कोई दिक्कत लगे या लगे कि हमने कोई छोड़ दिया है तो उसको भी बताओ दोस्त, तभी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। मेरा कोशिश रहता है कि अच्छा से अच्छा इसको दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।